चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10 फोर्स एंड प्रेशर्स को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ में स्टडी करते हैं, स्कूल में जो पढ़ते हैं, उनके साथ में शेयर करें वीडियो को। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, तो उसमें से आप किसी भी चैप्टर के वीडियोज़ को देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स वाले और एक्सप्लेनेशंस वाले दोनों ही टाइप के वीडियोज़ मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आप जो है वीडियो को लाइक बटन जरूर प्रेस करें और अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर दें। इस चैप्टर में हम बेसिकली फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है। और प्रेशर जो है लिक्विड्स पर कैसे एक्सर्ट होता है, मतलब कैसे लगाया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आल्सो वी आर स्टडिंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। You must have experienced that to do different things like lifting your school bag and opening a door and squeezing a tube toothpaste। मतलब ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं इनमें सब में मतलब हम एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, चाहे वो किकिंग ऑफ फुटबॉल हो। ठीक है, तो इनमें सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है फोर्स। यानी कि इन सब को करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे हम स्कूल बैग को एक तरह से उठाते हों, लिफ्ट करते हों, या फिर डोर को ओपन करते हों, या फिर जो है टूथपेस्ट से जो टूथपेस्ट को हम स्क्वीज करके निकालते हों, या फिर बॉल को किक करते हों। ठीक है, सब में फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो दस वी रिक्वायर फोर्स टू मूव। यानी कि हमें किसी भी चीज़ को मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ की स्पीड में चेंजेस करने के लिए, या फिर किसी भी जो है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, या फिर शेप को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यानी कि फोर्स जो होता है वो मूवमेंट में, स्पीड को चेंज करने में, या फिर डायरेक्शन को चेंज करने में, या फिर शेप को चेंज करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर फोर्स एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो बेटा, फोर्स जो होता है, फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब फोर्स एक पुश और पुल की एक्टिंग होती है किसी बॉडी पर। यानी कि हम किसी बॉडी पर या तो पुश करते हैं या किसी बॉडी को पुल करते हैं। ठीक है, और पुश और पुल करने से एक्चुअल में होता क्या है, चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि इसकी जो स्टेट होती है वो चेंज होती है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉल है। ठीक है, फुटबॉल जो है अपने ग्राउंड पर रखी हुई है, स्टेबल है, अपनी एक फिक्स पोजीशन पे है। अगर हम इसको किक करते हैं तो मतलब इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज होता है, या स्टेट ऑफ रेस्ट जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी रेस्ट में थी। अगर हमने जब तक इस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया तब तक ये रेस्ट में थी, लेकिन जैसे हमने इसको किक किया, इट मीन्स हमने फोर्स अप्लाई किया, तो ये मोशन में हो गई। द अप्लाइड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी लार्ज और स्मॉल। मतलब जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो लार्ज भी हो सकता है या फिर स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब फोर्स की स्ट्रेंथ को इसकी मैग्नीट्यूड से हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वैसे फोर्स जो होता है उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है, मतलब हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। जैसे हम वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ऐसे फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर फोर्स एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द डोर ऑफ योर रूम विल नॉट ओपन अनलेस यू अप्लाई फोर्स ऑन इट। मतलब कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इंटररिएक्ट करते हैं किसी भी फोर्स को एक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर बताया कि अगर डोर जो है वो अपने आप ओपन नहीं होगा जब तक कि हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो फोर्स हमारा पुश भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है। यानी डोर को हम पुल करके भी खींच सकते हैं और पुश करके भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से फोर्स जो अप्लाई होता है, पुश या पुल। ठीक है, हैंस देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन डोर एंड योर हैंड। मतलब डोर का जो हैंडल है और आपका जो हाथ है उसके बीच में इंटररिएक्शन होता है, तब जाके फोर्स एक्ट होता है, मतलब अप्लाई होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम साइकिल चलाते हैं। ठीक है, इट मूव व्हेन यू अप्लाई फोर्स। तो साइकिल जब ही चलती है जब आप फोर्स अप्लाई करते हो।
ठीक है। जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो साइकिल नहीं चलेगी, मतलब हमारे जो फिट हैं, ठीक है, वो एक तरह से पैडल्स को मूवमेंट देते हैं। सो यहाँ पर हमारे फिट और पैडल्स, ठीक है, दोनों में इंटरेक्शन होता है, तभी जाके जो है एक तरह से फोर्स वर्क करता है। आगे देखो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। द सिंगल फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट्स ऑन एज डन बाय ऑल द फोर्सेज कलेक्टिवली इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि बाकी के सारे जो फोर्सेज हैं उसका सम होता है, ठीक है। बाकी के सारे फोर्सेज हैं उसका क्या होता है, सम होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑल फोर्सेज का जो एडिशन होता है वो रिजल्टेंट फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए कि बॉल है, ठीक है, बॉल पे इधर से एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक है। तो फाइनल जो बॉल इधर जा रही है तो यानी कि इस पर एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है F, ठीक है। तो F क्या होगा, F जो होगा F1 प्लस F2 होगा, मतलब इन दोनों फोर्सेज का सम क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स लग रहे हैं तो तीनों का सम उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। आगे देखो, इफ टू पीपल्स अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए 2 लोग एक ही डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो F1 प्लस F2 होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो F2 माइनस F1 होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये बॉल है, ठीक है, इस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक है, और एक इधर से लग रहा है, 2 फोर्स लग रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो दोनों का सम होगा, यानी कि F1 प्लस F2, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जो सेकंड जो हमारे पॉइंट है कि एक बॉल है, ठीक है, एक बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा है, एक बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो है, मान लीजिए कि ये F1 है और ये F2 है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा F2 माइनस F1, मतलब F2 में से F1 को घटाएंगे तो इनका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। थर्ड पॉइंट है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन द इक्वल फोर्सेज अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देखो, मान लीजिए कि ये बॉल है, ठीक है, 5 न्यूटन का बल या 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 5 न्यूटन का ही फोर्स जो है इधर से लग रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 5 का इधर लग रहा है, 5 का इधर लग रहा है, तो 5 माइनस 5, आंसर इज 0, मतलब फोर्स 0 लगेगा। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी बॉल है, ठीक है, वो एक तरह से वहीं रहेगी, ठीक है, यानी कि वो जो है मूवमेंट मूव नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से समझाया गया है सब कुछ, ठीक है। जैसे 2 फोर्सेज आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ही लाइन में होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे 50 न्यूटन का इधर लग रहा है, 50 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल समझाया गया है कि श्याम और अरुण, ठीक है, 100 न्यूटन और 50 न्यूटन का जो है एक तरह से जो फोर्स अप्लाई करते हैं और सेम डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि बॉल है, श्याम भी इधर 100 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से अरुण भी 150 का लगा रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये वाला, ठीक है, वो 50 प्लस 100 यानी कि 150 न्यूटन होगा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में होता है तो प्लस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो माइनस होता है। आगे हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज, कि फोर्सेज के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, मतलब एक ही जगह है, तो उस पर फोर्स लगा के हम उसको मोशन में ला सकते हैं, मतलब उसको हम मूव करा सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन मूव बाय द अप्लाइंग फोर्स। स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड है, ठीक है, स्टेबल, जैसे बॉल यहाँ पर पड़ी है तो ये स्टेशनरी है, ठीक है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम मूव कब करा सकते हैं, फोर्स लगा के करा सकते हैं। फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द एन ऑब्जेक्ट आइदर पुलिंग और पुशिंग। फोर्स को दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं, या तो मैं इसको पुश कर सकता हूँ
या फिर मैं इसको पुल कर सकता हूँ, तो दोनों तरह से फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यू नीड ए पुल डोर, मतलब डोर ऑफ ए कार के डोर को ओपन करने के लिए हम पुल और फोर्स दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव होता है जिसमें फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम पुल करेंगे, मान लीजिए हम ये एक मिनट रुको, मान लीजिए कि ये डोर है, इसको अगर हम पुल करेंगे तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे और ये गेट भी बाहर की तरफ ही खुलेगा। लेकिन अगर पुश करेंगे तो अंदर की ओर हम फोर्स लगाएंगे और गेट जो है अंदर की तरफ ही खुलेगा। तो कहने का मतलब, ठीक है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका जो है गेट ओपन होगा। अगर देखो फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी मोशन में है उसको स्टॉप कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉल है, ये इधर से लुढ़कती हुई आ रही है, ठीक है, और हम यहाँ पर, ठीक है, इस बॉल को रोक सकते हैं फोर्स लगा के, मतलब हम हाथ से फोर्स लगाएंगे इस बॉल पर तो ये बॉल को हम स्टॉप कर सकते हैं। यानी कि दोनों काम हम कर सकते हैं, ठीक है। स्टेबल बॉल को हम फोर्स लगा के मूवमेंट में ला सकते हैं और मूवेबल बॉक्स को या मूवेबल बॉल को, ठीक है, फोर्स लगा के हम स्टॉप कर सकते हैं। तो द अप्लाइड फोर्स कैन बी यूज टू बी स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने के लिए भी हम फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गोलकीपर करता है, गोलकीपर क्या करता है, ठीक है, गोलकीपर जो है अपने हाथों से फोर्स लगा के जो है बॉल को रोकता है, क्योंकि बॉल ऑलरेडी क्या होती है, मोशन में होती है, ठीक है। ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड कैन बी स्टॉप्ड बाय द अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। अगर कोई ग्राउंड पर बॉल लुढ़क रही है तो हम उसको फोर्स लगा के रोक सकते हैं, ठीक है। अगर साइकिल चलती है तो साइकिल में भी हम ब्रेक लगाते हैं तब जाके वो रुकती है, ठीक है। और ब्रेक क्या है, ब्रेक एक तरह से फोर्स ही है, मतलब ब्रेक लगा के हम फोर्स ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि फोर्स से दो काम हो गई, एक तो स्टेबल ऑब्जेक्ट को मोशन देना और एक ऑलरेडी मोशन में ऑब्जेक्ट है उसको रोकना, ठीक है। थर्ड जो है इफेक्ट जो है फोर्स का, वो है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट खेलते हैं, जब आप देखते हो सामने से बॉल आती है, ठीक है, आप जो है अपने बैट से उसको शॉट लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, ठीक है। इधर से बॉल आ रही है लेकिन जब आपने शॉट लगाया तो इधर डायरेक्शन में घुमा दिया और लगा दिया आपने सिक्सर या फोर लगा दिया, ठीक है। तो यानी कि फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई सिक्सर लगाना है, तो सिक्सर लगाना है तो हमें क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स की जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी। कहने का मतलब है द अप्लाइड फोर्स कैन चेंज आल्सो द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए कि बॉल धीरे धीरे लुढ़क के इधर आ रही है, इधर से लगा दिया हमने शॉट, ठीक है, और ये जो बॉल है इतनी खतरनाक स्पीड से जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर स्पीड कम थी बट जब शॉट पड़ा तो स्पीड तेज़ हो गई। तो कहने का मतलब हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फोर्स लगा के। If a force is applied in a direction opposite to the motion of a body, its speed reduce, ठीक है। अगर हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो सिंपल सी बात है कि फोर्स जो स्पीड होती है वो रिड्यूस होती है। मान लीजिए कि कोई बॉल इधर लुढ़क रही है, ठीक है, या फिर साइकिल इधर चल रही है और हमें इधर से साइकिल को रोकना चाह रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिंपल सी बात है कि साइकिल स्लो होगी। In case of the force applied is more than the what is required to the body to slow down, the body can come to be state, मतलब कि जो बॉडी है या फिर साइकिल है, ठीक है, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे इसके अपोजिट तो ये रुक भी जाएगी, मतलब रेस्ट में भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे यू कैन स्लो डाउन द स्टॉप साइकिल, ठीक है, वही एक साइकिल का एग्जांपल है। आगे देखो, आगे है कि फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है सर। ये देखो रबर बैंड, इसकी शेप पहले कैसी थी लेकिन हमने इसको स्टिच किया, मतलब हमने इस पर फोर्स लगाया और अपने इसकी शेप और साइज को भी चेंज कर दिया। तो ये भी फोर्स के द्वारा ये भी काम होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप और साइज को हम चेंज कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे शेप ऑफ द डो, ठीक है, जो हमारे आटे का डो होता है, ठीक है, उसकी शेप अलग होती है, लेकिन हम उसको फोर्स लगा के कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और एक रबर वाला एग्जांपल भी है, इसको भी हम स्टिच कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1 है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे देखो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग में हमने फोर्स लगाया, मतलब स्प्रिंग को अगर पुल करते हैं तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर, ठीक है, टूथपेस्ट जो है उसको हमने क्या किया, सिक्यूज किया, मतलब उसको दबाया तो उसकी जो भी शेप है वो भी चेंज हो जाती है। बैलून को दबाते हैं तो उसकी भी शेप चेंज हो जाती है, तो मतलब फोर्स लगा के हम शेप में भी चेंज कर सकते हैं। आ गया टाइम टू आंसर्स। तो देखो, टू मूव ए बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी यू हैव टू बी अप्लाई, ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स, इसमें आएगा फोर्स। द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन होती है। इज ए पुल और पुश दैट एक्ट ऑन ए बॉडी, तो इसमें भी फोर्स आएगा। नेक्स्ट है इफ एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट इज अपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें फोर्स आएगा। रिजल्टिंग फोर्स इज, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टिंग फोर्स जो होता है दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस आएगा लास्ट में। आगे देख रहे हैं टाइप ऑफ फोर्सेज के बारे में। तो फोर्सेज जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में जो दोनों बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करती है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हम पढ़ेंगे मस्कुलर, फ्रिक्शनल, मैकेनिकल और बस। फिर है नॉन कॉन्टैक्ट, जिनमें बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट नहीं होता है, जैसे ग्रेविशनल है, ठीक है, तो इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कॉन्टैक्ट नहीं होता है, मैग्नेटिक फोर्स में भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो द फोर्सेज विच एक्ट डायरेक्टली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरएक्ट, मतलब इसमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे तभी जाके फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे मस्कुलर फोर्स पढ़ रहे हैं कॉन्टैक्ट में, पहला मतलब हमारे मसल्स का जो फोर्स है, अगर हम किसी बॉडी को हिट करते हैं, किसी बॉडी को धक्का मारते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो हम हमारे मसल्स से उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स, मतलब मसल्स से जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इट इज़ अप्लाइड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, या फिर स्विमिंग करने के लिए, या फिर साइकिल चलाने के लिए हम जो है अपने पैरों से एक तरह से मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं साइकिल के पैडल पर, ठीक है। सो वर्कर्स भी देखो, वर्कर्स जो होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है, टू कैरी ब्रिक्स, मतलब ईंटों को उठाने के लिए, या फिर जो, ठीक है, व्हील्स होते हैं, यानी कि जो बैल होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है, कार्ट्स को पुल करने के लिए, मतलब बैलगाड़ी को खींचने के लिए। तो यहाँ पर सब में मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। और मस्कुलर फोर्स जो है एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को लिफ्ट करेंगे तो हम उस चीज़ से कॉन्टैक्ट करेंगे पहले, तभी तो लिफ्ट होगी। साइकिल को अगर हम बिना टच के कैसे चला सकते हैं, ठीक है, हमारे पैर साइकिल के पैडल को फोर्स लगाएंगे तभी तो चलेगा, तो यानी कि सब में कॉन्टैक्ट हो रहा है। आगे फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो भी कॉन्टैक्ट से होता है, जैसे कि ए फोर्स दैट अराइजेज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस, यानी कि वह फोर्स जो कि दो सरफेस के कॉन्टैक्ट से अराइज होता है, तो वो उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एंड अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्सेज। फ्रिक्शनल फोर्सेज हमेशा जो है मोशन का अपोज करता है। जैसे कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल जो होता है हमेशा उल्टे डायरेक्शन में लगता है, ऐसे, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन जो होता है मोशन का अपोज करता है और उसको, उसके मोशन को स्लो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग, ठीक है, अगर हम साइकिल में पैडल देना बंद कर देते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद में जो साइकिल है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है या रुक जाती है, ठीक है, मतलब कुछ डिस्टेंस को कंप्लीट करने के बाद में अपने आप ही रुक जाती है। तो बताओ भाई अपने आप ही कैसे रुक गई। तो कहने का मतलब कि साइकिल जो है हम चला रहे, मान ली इधर हमारी साइकिल जा रही है, ठीक है, तो साइकिल में एक इधर की साइड भी फोर्स लगता है, मतलब साइकिल के जो टायर हैं उनके बिटवीन और हमारी अर्थ सरफेस के बिटवीन एक फोर्स लगता है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि उसको कम करता है, ठीक है, साइकिल की स्पीड को कम करता है, इसलिए साइकिल अपने आप ही क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। आगे देख रहे हैं हम एक्टिविटी 2, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, वही बात है देखो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता है, मतलब अपोजिट लगता है। आगे है मैकेनिकल फोर्सेज। मैकेनिकल फोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, मशीन के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, ओके।
अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज की। तो ऐसे फोर्सेज जिनमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं होता है, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आते हैं। तो हम पहला पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेट जो अप्लाई करता है, ठीक है। मैग्नेट आपने देखा है दूर से ही क्या है, ऑब्जेक्ट को खींच लेता है अपनी ओर, मतलब बिना कॉन्टैक्ट के ही खींच लेता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फोर्स यू विल लर्न इन मैग्नेट्स अट्रैक्ट मेटल्स लाइक जैसे निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक है। इनको मैग्नेट्स अट्रैक्ट करता है और बिना कॉन्टैक्ट के। सो इट इज़ नॉन कॉन्टैक्टिक फोर्सेस। आगे है एक्टिविटी 3 टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट को हम स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, जैसे कोबाल्ट है, आयरन है, वुड है, प्लास्टिक है, ठीक है। कि कौन जो है एक तरह से मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारे ही मेटल्स के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। बट वुड वगैरह, प्लास्टिक वगैरह जो है मेटल्स के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मेटल्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, और साउथ पोल है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अपोजिट पोल से एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। बट नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा। साउथ मतलब सेम पोल्स आर रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को धक्का मारेगा, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करेगा। आगे देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो द फोर्स एक्टेड बाय एन चार्ज बॉडी ऑन अनदर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है एक चार्ज बॉडी के द्वारा जो है दूसरे बॉडी पर लगाया जाता है, ठीक है। मतलब मैग्नेट की तरह ही ये एक तरह से वर्क करता है, ठीक है। इसमें भी लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि मैग्नेट में करते हैं। टू सी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो देखो टेक ए प्लास्टिक स्केल, हमें प्लास्टिक स्केल लेना है और उसको रब करना है अपने हेयर पर, ठीक है। और 8 से 10 टाइम मतलब उसको रब करना है। और उसके बाद हम रब करने के बाद में क्या होता है, जो वो प्लास्टिक का स्केल है वो चार्ज हो जाता है। और फिर हमें पेपर के छोटे छोटे पीसेज को उसके पास लाना है। तो हम देखते हैं कि पेपर के जो छोटे छोटे पीसेज हैं वो हमारी प्लास्टिक के स्केल से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों चिपकते हैं, बिकॉज प्लास्टिक की स्केल एक चार्ज बॉडी है और उससे दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं वो चिपक रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपने की होगी बचपन में और आप अभी भी कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, द पुलिंग फोर्स विच एनी टू ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन द ईच अदर, मतलब ठीक है, पुलिंग फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट पर लगता है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट लाइंग इन रूम एक्सर्ट ए पुलिंग फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, मतलब हर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमारे कमरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है तो सब ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर, ठीक है, पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। दे इवन एक्स्ट्रा ए पुलिंग फोर्स ऑन ए पर्सन, मतलब प्रेजेंट इन रूम, अगर हम रूम में बैठे हैं तो हम पे भी वो एक तरह से पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बार बार ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ही हो, इंसान नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जितनी भी बॉडी होती हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल, ठीक है। बट फील दिस पुल, इट इज़ एसेंशियल दैट ऑब्जेक्ट पुलिंग हैज़ टू सिग्निफिकेंट मास, मतलब ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत मास होना चाहिए। यू कैन नॉट फील द पुल एक्सर्ट, ठीक है, बाई ए टेबल बिकॉज इट्स मास इज नॉट सफिशिएंट टू अप्लाई इनफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो है टेबल के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो उसका जो मास होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को फिल अप कर सके। सो बट यू कैन फील द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ बिकॉज अर्थ इज़ वेरी बिग, ठीक है। अर्थ बहुत बड़ी है तो इसके ग्रेविटेशनल को हम फील कर सकते हैं, बट हमारे छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके द्वारा जो ग्रेविटेशनल लगता है उसको हम फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये फ़र्क होता है। बट जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब एक दूसरे के ऊपर जो है ग्रेविटेशनल अप्लाई करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब अर्थ इतनी बड़ी है कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर एक तरह से अट्रैक्ट करता है। एंड इट कीप अस बॉन्ड टू द अर्थ, और ये एक तरह से हमारे अर्थ के साथ में बॉन्ड रखता है। एनी ऑब्जेक्ट सो इन द एयर फॉल बैक टू द अर्थ, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको एयर में हम एक तरह से
मतलब भेजते हैं तो वो एक तरह से ज़मीन पर ही फॉल होता है, ठीक है। तो ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट पर लगता है। यहाँ पर देखो कि एप्पल के पेड़ से जो एप्पल गिरते हैं तो वो नीचे गिरते हैं, ठीक है, ऊपर क्यों नहीं जाते, क्योंकि इस पर ही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है जो कि हमारे अर्थ के द्वारा होता है। तो अर्थ जो होता है एप्पल को नीचे और खींचता है, मतलब सारी चीज़ें, चाहे एप्पल, नॉट ओनली एप्पल, हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। और अर्थ के द्वारा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अर्थ जो है बाकी सारे ऑब्जेक्ट से अपने आप में बिग है, बड़ी है। तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल लगाएगा। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द एयर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम एयर में थ्रो करते हैं तो वो वापस जमीन पर ही आता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, वेयर इज मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बोथ अट्रैक्ट एंड रिपेल, ठीक है। मतलब ये बात जानना इंटरेस्टिंग है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है, ठीक है। जबकि मैग्नेटिक फोर्स में हमने ये पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सेम पोल्स को क्या करता है, रिपेल करता है, बट डिफरेंट पोल को अट्रैक्ट करता है। यही हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो भी सेम, मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनमें रिपेल होता है, बट डिफरेंट में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। बट ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है, ठीक है। अब देखो जितने भी प्लेनेट है, ठीक है, वो सारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। और वो अपने ऑर्बिट में ही रहते हैं, मतलब अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट पे नहीं जाते हैं। तो ये सब कुछ क्यों पॉसिबल है? ये सिर्फ ग्रेविटेशनल के कारण पॉसिबल है, क्योंकि सारे प्लेनेट जो होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। उसके कारण वो है अपने ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगाते रहते हैं और दूसरे के ऑर्बिट्स में नहीं जाते हैं। आगे देखो, एक मिनट रुको। वेट इज ए मेजर ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द बैलेंस यूज्ड टू मेजर वेट एक्चुअली मेजर टू फोर्स एक्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। यानी कि जो हम ये स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, यूज करते हैं, ठीक है, फोर्स को मेजर करने के लिए। तो ए स्प्रिंग बैलेंस एंड ए इलेक्ट्रॉनिक वेगिंग मशीन आर जनरली यूज टू बी मेजर द वेट, यानी कि वेट को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। द कॉमन फिजिकल बैलेंस यूज्ड बाय द हॉकर्स मेजर द मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है, दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेज। मतलब जो हॉकर्स के द्वारा जो मेजर किया जाता है, ठीक है, वो बॉडी का मास होता है एक्चुअल में। ये चीज़ें बाद में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है एक्चुअल में जो हमारा जो वेट होता है ना, वो जैसे मान लीजिए कि मेरा वेट है, ठीक है, 60 kg। तो एक्चुअल में मान लीजिए 60 kg मेरा वेट है नहीं है, क्योंकि उसमें जो है ग्रेविटेशनल है कुछ पार्ट, तो ठीक है। अब कितना ग्रेविटेशनल है, तो कम से कम 1/6 पार्ट जो होता है कम से कम ग्रेविटेशनल होता है। तो यानी कि हमारे वेट में ग्रेविटेशनल भी इंक्लूड होता है। अगर देखो टाइम टू आंसर्स में, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी, ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्टेड बाय मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मोशन का अपोज करता है, तो पुश। द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय मशीन, तो मैकेनिकल। द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स, तो मस्कुलर। आगे देखते हैं प्रेशर का, ठीक है। फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, बट हम थोड़ा पढ़ ले प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, देखो, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, अंडरलाइन कर लो इसको। द अमाउंट ऑफ फोर्स यूनिट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब एक यूनिट एरिया पर हम कितना अमाउंट लगा रहे हैं फोर्स का, तो वो प्रेशर होता है, ठीक है। इट मीन्स प्रेशर बी आर अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्सेज एज वेल एज एरिया। मतलब जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, वो फोर्स पर तो डिपेंड होता ही है, साथ ही साथ एरिया पर डिपेंड होता है कि कितने एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर इज डिपेंड ऑन फोर्स एंड एरिया। हैव यू एवर सीन योर मदर कटिंग वेजिटेबल्स? यस, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व द नाइफ, तो वो आप नाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हो। द
यू विल फाइंड दैट शार्प साइड ऑफ नाइफ, मतलब नाइफ की जो शार्प साइड होती है, मतलब पैनी साइड जो होती है, ठीक है, वेजिटेबल उसी से कट की जाती है, ठीक है। इफ़ यू ट्राई टू बी कट दैम फ्रॉम द ब्लूंट साइड, मतलब अगर आप दूसरी साइड से वेजिटेबल कट करना चाहोगे, यू विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्सेस, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर आप दूसरी साइड से, इधर साइड से अगर आप मतलब सब्जी को काटना चाहोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और शार्प साइड से कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। ना ट्राई टू प्रेस ब्लूंट साइड ऑफ a pen with your thumb on a paper, you will find that the sharp end of the pen penetrate through the paper easily। मतलब अगर हम पेन लगाना चाहें, ठीक है, मान लीजिए पेपर पर, तो हम देखते हैं कि जो शार्प पेना मतलब शार्प वाला पार्ट है वो अच्छे से पेंट्रेट हो जाता है, मतलब ईजिली जो है घुस जाता है। बट जो अदर हैंड है, ठीक है, उसको पेंट्रेट करना मतलब उसको अंदर घुसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एरिया बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है, एरिया बढ़ जाता है। तो एरिया जितना ज़्यादा कम एरिया अगर कम होता है तो फोर्स जो है एक तरह से, मतलब एरिया अगर हमारा कम होता है, ठीक है ना, तो फोर्स जो होता है वो कम लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को हम एक फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। प्रेशर जो एक होता है, प्रेशर P इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए मीन्स एरिया, ठीक है। ये फॉर्मूला रहा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और ऐसा यूनिट जो होती है हमारे फोर्स की, ठीक है, वो तो होती है न्यूटन। बट अगर ऐसा यूनिट हम बात करें प्रेशर की तो वो होती है पास्कल, ठीक है। पास्कल को पी से डिनोट करते हैं, जैसे हम मतलब न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं, ऐसे पास्कल को पी से डिनोट करते हैं। बट न्यूटन फोर्स की यूनिट है और पास्कल प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। अब वन पास्कल जो होता है 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये 1 न्यूटन और मीटर कहाँ से आ गए सर? तो देखो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो ऊपर एन आ गया अपॉन, और एरिया की जो यूनिट है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो एन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया एन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी यूनिट है और पास्कल भी यूनिट है, पास्कल ऐसा यूनिट है, ठीक है। और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये फॉर्मूले से निकली हुई यूनिट है। अगर देखो फ्रॉम द एक्सप्रेशन गिवन अबव द फॉलोइंग कैलकुलेशन कैन बी ड्रॉन फॉर ए गिवन फोर्स स्मॉलर द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, मतलब अगर एरिया कम होगा, ठीक है, तो प्रेशर जो है ज़्यादा होगा, वो तो सिंपल सी बात है ही है। देखो ध्यान से इसको मैं समझाता हूँ कि अगर हमें नीचे वाले जो हमारा एरिया है, ठीक है, इस चीज़ को अगर हम कम करते हैं, मान लीजिए डाउन करते हैं, इस चीज़ को घटाते हैं, तो ये चीज़ बढ़ती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रेशर और एरिया इनमें अपोजिट रिलेशन होता है। अगर एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ठीक है, इनमें अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, दोबारा देख लो। प्रेशर अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो एरिया को घटाना पड़ेगा, और प्रेशर अगर आप घटाना चाहते हो, ठीक है, तो एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। इनमें अपोजिट रिलेशन होता है दोनों में, ठीक है। और इनमें सेम रिलेशन होता है ऊपर वालों में, ठीक है। अगर आप फोर्स बढ़ाओगे इट मीन्स प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे इट मीन्स प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो चुकी है यहाँ पे ही, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपके क्लियर हो चुके हैं, आप खुद पढ़ लो, पता लग जाएगा। चलो आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ए प्रेशर, मतलब प्रेशर्स की एप्लीकेशन देखते हैं, प्रेशर कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो स्किक्स आर फ्लैट एंड लॉन्ग, इट इज बिकॉज द लार्जर एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्किक्स दैट आर प्रेशर्ड एक्सटेड ऑन द स्नो इज लेसर, ठीक है, एंड द स्किक्स कैन स्लाइड विदाउट सिंकिंग इनटू द स्नो, ठीक है। मतलब जो बर्फ़ पर हम चलते हैं उसके लिए जो स्किक्स होता है उसका एरिया बड़ा होता है, बिकॉज वो ईजिली जो होता है सिंक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रियर व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के जो आगे के अब पहिए होते हैं ये वाले, ठीक है, तो ब्रॉडन होते हैं ये, और ब्रॉडन इसलिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर को रिड्यूस करते हैं ऑन द सॉइल, सो दैट ट्रैक्टर कैन मूव ईजिली, इसलिए ट्रैक्टर ईजिली चल सकता है। एंड इसके पास मतलब नैरो और शार्प जो कॉर्नर होता है फील्ड, तो उसमें भी ये ईजिली चल सकता है। नेक्स्ट है
द फाउंडेशन ऑफ द हाई राइजिंग बिल्डिंग, मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनके फाउंडेशन को थोड़ा नीचे वाले को वाइड रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो सिंक होने से मतलब इजीली सिंक ना हो, ठीक है। आगे है द कटिंग एज ऑफ नाइफ, ठीक है, नाइफ वगैरह जो होते हैं, ब्लेड्स जो होती है या फिर एक्सिस होती है, तो इनकी कटिंग वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है, इसको हमेशा शार्प रखा जाता है ताकि एरिया रिड्यूस करने से जो कांटेक्ट है यानी कि हमें फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है, एरिया को रिड्यूस करेंगे तो फोर्स बढ़ जाता है। ऐसे कैमल्स है, ठीक है, वो सैंडी सॉइल पर इजीली वॉक कर सकते हैं बिकॉज जो उनका पैर है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, इट मीन्स एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो सिंक नहीं होते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो प्रेशर के हैं, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आगे है टू शो दैट प्रेशर डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्या प्रेशर हमारे एरिया पर डिपेंड होता है, तो अभी मैंने इसका जवाब आपको दे दिया है, ठीक है, फॉर्मूले में कि अगर प्रेशर को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो एरिया को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इस चैप्टर में आएंगे आपके, तो आपको समझना है। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर हमें फाइंड करना है और ये है हमारा फोर्स, ठीक है, और एरिया है हमारा 10 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, फोर्स अपॉन एरिया हमारा होता है प्रेशर, तो यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे 50 को, ठीक है, क्योंकि 50 अपॉन 10 यानी कि 5 हमारा आंसर आ गया। तो 5 जो है हमारा प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट पास्कल है, तो 5 पास्कल भी लिख सकते हैं या फिर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल है, एक मैन है जो कि इतना पास्कल का फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, और किस पर अप्लाई करता है, 70 न्यूटन वाले एक बॉक्स पर करता है। तो हमें निकालना है कि उसने फोर्स कितना अप्लाई किया, ठीक है। तो देखो प्रेशर की जगह आप लिख दो 14 पास्कल और एरिया की जगह एरिया लिख दो, ठीक है, लेकिन एरिया तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वेट है, एक मिनट, तो यानी कि यहाँ पर जो फोर्स है, ठीक है, न्यूटन में है तो फोर्स की जगह फोर्स लिख दिया, पास्कल की जगह पास्कल लिख दिया और डिवाइड दे दिया, यानी कि 5 न्यूटन में 5 मीटर स्क्वायर जो है एरिया आपका आ गया। तो यानी कि आपके पास देखो आपके फॉर्मूले में 3 वैल्यूज़ होती हैं, एक तो प्रेशर होता है, एक फोर्स होता है, एक एरिया होता है। इन 3 वैल्यूज में से आपके क्वेश्चन में कोई भी 2 वैल्यूज आपको देगा, ठीक है, और आपको थर्ड वैल्यू निकालनी होगी। मान लीजिए ये दोनों वैल्यू दे देगा, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप डिवाइड कर दो, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए एक प्रेशर और फोर्स दे दिया, ठीक है, तो आप एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऐसे ये तीनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू आपको निकालनी होगी। आगे देखो, प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड्स, बिल्कुल सही बात है, लिक्विड भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, तो इस चीज़ को भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, लिक्विड डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, फिक्स शेप नहीं होती लिक्विड की, ठीक है। और प्रेशर एक्सर्ट बाय देम डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ ए लिक्विड कॉलम, ठीक है, इनकी जो प्रेशर होता है, मतलब लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो इनके कॉलम के डेप्थ पर डिपेंड करता है। अगर डेप्थ ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, डेप्थ कम है तो प्रेशर कम होगा। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बेस, लिक्विड सिर्फ बेस पर ही प्रेशर अप्लाई नहीं करते, ये कंटेनर की साइड पर भी करते हैं, मतलब कंटेनर की दीवार पर भी करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब लिक्विड के जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसका नाम है मैनोमीटर, ठीक है, अंडरलाइन कर लो मैनोमीटर, ठीक है, लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब देखो आगे हम एक्टिविटी देख रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं, टू शो दैट प्रेशर एक्सर्ट बाय ए लिक्विड एट द बेस ऑफ द कंटेनर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, यानी कि किसी भी लिक्विड के कंटेनर का जो प्रेशर है वो उसकी हाइट पर डिपेंड होता है, तो बिल्कुल होता है, हाइट जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि ये देखो कंटेनर की हाइट है, ठीक है, अगर मान लीजिए इतना पानी भरा हुआ है तो सिंपल सी बात है इसके बॉटम में जो है प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर पानी इतना सा होता तो प्रेशर कम होता, यानी कि पानी ज़्यादा होने से प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, कहने का मतलब हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखो, टू शो दैट प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, यस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पर देखो कि
यहाँ पर 1 2 और 3 नल इस कंटेनर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला नल है इसका प्रेशर देखो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इससे ऊपर वाला है तो इसका प्रेशर जो है इससे कम है, और जो लास्ट वाला है उसका प्रेशर बहुत ही कम है। कहने का मतलब कि हाइट डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेप्थ नीचे वाले की है, गहराई डेप्थ मीन्स गहराई किसकी है, नीचे वाले की है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर नीचे वाले का है। फिर सबसे कम जो है ऊपर वाले की है, तो सबसे कम प्रेशर ऊपर वाले का है। तो कहने का मतलब डेप्थ बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है लिक्विड्स में। ठीक है, आगे देखो, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इंक्रीज विद डेप्थ। ठीक है, डीप सी डाइवर्स बियर स्पेशल सूट, मतलब जो समुद्र में नीचे की गहराइयों में जाते हैं तो वो स्पेशल सूट को बियर करते हैं, बिकॉज दीज स्पेशल सूट प्रोटेक्ट दैम, मतलब ये स्पेशल सूट इनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इंक्रीजिंग वाटर प्रेशर, पानी के प्रेशर के इंक्रीज होने से। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं पास्कल लॉ। तो सर पास्कल लॉ क्या है? ठीक है, तो पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड ऑफ बाई ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मतलब पास्कल जो लॉ है वो ये आपको बताता है कि लिक्विड्स के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, वो ऑल डायरेक्शन में जो है ट्रांसमिटेड होता है और इक्वली होता है। यहाँ पे देखो, टू सो दैट लिक्विड एक्सर्ट द सेम प्रेशर इन द ऑल डायरेक्शन। यस, ठीक है, जैसे गिवन डेप्थ, जैसे मान लीजिए ए की डेप्थ पर है, ए की डेप्थ पर जो है 1 2 3 4 नल लगा दिए, तो कहने का मतलब चारों में, ठीक है, जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, क्योंकि चारों जो है एक ही हाइट पे लग रहे हैं तो चारों में प्रेशर इक्वल रहेगा। ये पास्कल लॉ जो है एक्सप्लेन करता है। ठीक है, आगे देखो, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ ए कंटेनर। तो ये भी बिल्कुल सही है, प्रेशर जो होता है वो शेप और साइज पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे कम मतलब छोटी शेप का ये है, सबसे ज़्यादा शेप का ये है, बट और मिडिल का ये है, बट तीनों में प्रेशर सेम है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है हाइट पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की शेप पर डिपेंड नहीं करता। आगे देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है सर? भाई एटमॉस्फेयर भी तो हम पे प्रेशर अप्लाई करता है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो देखो, एटमॉस्फेयर अराउंड अस विच इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द और ऑब्जेक्ट, यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्ट है इस एटमॉस्फेयर में सब पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। ठीक है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करने के लिए ये एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी तो हमने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। ठीक है, ए ग्लास विद वाटर कवर्ड विद ए कार्डबोर्ड शीट एंड ग्लास कंटेनिंग वाटर इन इन्वर्टेड पोजीशन। ठीक है, देखो इसमें कि हमने एक वाटर से फिल कर लिया इस ग्लास को, और ऊपर से कार्डबोर्ड से हमने इसको क्या है ढक दिया। अब हमने इसको उल्टा कर दिया, टेक ए ग्लास टम्बलर एंड फिल वाटर, इससे मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, फिर भी जो है कार्डबॉक्स नहीं गिरता है ऐसी कंडीशन में, बिकॉज ऑफ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस पर ज़्यादा जो है अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब वाटर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ, उससे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है वाटर मतलब ये जो कार्ड बॉक्स है वो नीचे नहीं गिरता है, तो इस पर द एटमोसफेयर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन यू, सो यू डोंट यू गेट क्रस्ट अंडर ए वेट। ठीक है, इट्स वेट। This is because the pressure exerted by the blood on your blood from inside is equal to the pressure exerted by the atmosphere on your body externally. Thus, effects of the atmosphere pressure gets nulled. मतलब हमारी बॉडी पर भी एक तरह से प्रेशर लगता है, लेकिन जो है हम मतलब क्रश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग होती है, यानी बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर और हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, सो हमारी बॉडी विदाउट एक तरह से एक दूसरे को नील कर देती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एल्टीट्यूड देखो क्या रिलेशन क्या है, एल्टीट्यूड बनने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। तो देखो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट प्लेस डिपेंड ऑन इट्स एल्टीट्यूड, बिल्कुल एल्टीट्यूड पर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर देखो
अगर हम किसी हाई प्लेस पर जाते हैं, मान लीजिए हम माउंटेन पर चले जाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। और जितने नीचे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। देखो, हायर अप द माउंटेन्स यू विल फाइंड दैट योर एयर स्पाउट दिस हैपन्स बिकॉज द एयर प्रेशर अराउंड योर एयर डिक्रीज, ठीक है। मतलब ऊपर जाने पर जो है हमारा एयर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है, इसलिए हमारे जो कान है, ठीक है, एक तरह से बजने लगते हैं और हमारे बॉडी के और एटमॉस्फेयर के बिटवीन जो है इम्बैलेंस हो जाता है। आगे देखो, इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माउंटेनर्स ऑफन सफ़र फ्रॉम नोज ब्लड एट हाई एल्टीट्यूड। बिल्कुल सही है, जो पहाड़ पे चलते हैं, मतलब पहाड़ पे जो चढ़ते हैं माउंटेनर्स, तो उनके नाक से जो है हाई ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। मतलब उनकी नाक से, उनकी नोज से जो है नोज ब्लीड होती रहती है बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। तो देखो, क्योंकि प्रेशर जो होता है, द प्रेशर एक्सेड बाय द ब्लड, यानी ब्लड के द्वारा जो प्रेशर एक्सेड किया जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है और वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, सो हमारा जो ब्लड का प्रेशर से ब्लीडिंग होती है। आगे है रबर एयर सुकर्स यूज्ड ए हैंगर एंड प्रेस ऑन टू द सरफेस ऑफ आलमिराज ऑफ बॉल हैवियर द वांट टू बी दैम स्टिक, ठीक है। मतलब ये रबर सुकर होते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रेस कर देते हैं और द एयर इनसाइड गेट रिमूव्ड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द सराउंडिंग कीप्स इट द स्टक। मतलब इनके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, तो इनके अंदर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है और बाहर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या है, एक दूसरे से स्टक हो जाती है, ठीक है। ऐसे जो एयर सुकर हम देख सकते हैं। आगे देखो, स्क्वाड आर फॉर्म डिपर अंडर वाटर द सी वेयर द प्रेशर ऑफ द वाटर इज टू हाई। When they are brought to the surface, their bodies burst, ठीक है। This is because at the surface the blood in their bodies flow at very high pressure, which cancel the effects of pressure exerted by water on their bodies deep in the sea. The surface outside pressure decrease and their bodies burst। मतलब जो स्क्वाइडर्स होते हैं, ठीक है, वो समुद्र में जाते हैं तो उनके ज़्यादा पानी का प्रेशर होता है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। और हमारे ऊपर जो जब वो पानी के अपर सरफेस पर आ जाते हैं तो प्रेशर जो होता है वो घट जाता है। आगे देखो, एस्ट्रोनॉट्स बियर स्पेशल, एस्ट्रोनॉट्स भी एक स्पेशल सूट को बियर करते हैं बिकॉज ऑफ मेंटेन रखने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्पेस में जो एटमॉस्फेयर होता नहीं है, सो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वहाँ पर मेंटेन करते हैं। और मेंटेन करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो बॉडी का प्रेशर जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब बॉडी भी अंदर का जो प्रेशर है वो, उससे हमारी बॉडी जो है डैमेज हो सकती है। आगे देखो, ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर से, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो यस। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन, तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि न्यूटन तो फोर्स की होती है। विद द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द प्रेशर इंक्रीज, एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, प्रेशर जो है घट जाएगा। नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इंक्रीज विद डेप्थ, यस, ये सही है, बिल्कुल, डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर जो है लिक्विड्स का बढ़ेगा। तो बच्चों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स का अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हो। और अगर आप किसी भी चैप्टर को, वीडियो को वॉच करना चाहते हो तो भी आपको प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। बस आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक एंड शेयर प्लीज़।